हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज समझने के बाद और करंट और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानने के बाद बारी आती है इन दोनों को रिलेट करने की। हम लोग ने इन दोनों पर अलग अलग करके बात कर ली थी भाई, पर इनको रिलेट नहीं किया था। दोनों अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम लोग जानते हैं भाई। और अगर बच्चे अभी नहीं जानते तो भाई इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखी है, देख लेना, ठीक है। और इन दोनों को रिलेट करना और इस पर बेस्ड जो लॉ है उस पर बात करना ही इस वीडियो का मेन एजेंडा रहने वाला है। मैं बता दूं भाई, इसको रिलेट करते हुए जो लॉ है ना, इन दोनों टर्म्स को रिलेट करते हुए जो लॉ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और रादर हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब 9, 10, 11, 12 हर एक लेवल पर ये काम में आता रहता है, काफ़ी फेमस है। और इसका नाम है भाई ओम्स लॉ। इसका नाम है भाई ओम्स लॉ। और आई गेस काफ़ी लोग को पता होगा कि यही लॉ है जिसने एक नए प्रॉपर्टी को जन्म दिया, जिसके बारे में काफ़ी हम लोग बात करते हैं हमेशा समय समय पर। टॉप और प्रॉपर्टी का नाम है रेजिस्टेंस। आई गेस कुछ लोग समझ पा रहे होंगे। मैं बात करता हूं भाई इस बारे में। हम लोग बात करने वाले स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं ओम्स लॉ की। और देखो भाई, ओम्स लॉ क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर सर्किटरी दे दी जाए, अगर पर्टिकुलर सर्किटरी दे दी जाए, मतलब बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, लाइट हो सकता है, एसी हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किटरी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, ये कोई भी तरह की इलेक्ट्रिकल सर्किटरी है, रेजिस्टेंस से शो किया जाता है, ठीक है। अगर सर्किटरी फिक्स कर दी जाए और यहां पे हम लोग एक बैटरी लगा दें या कोई भी तरह का एक सोर्स लगा दें जिससे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, तो कहा जाता है जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होगा फॉर अ गिवन सर्किटरी उतना बड़ा करंट होगा। मतलब अगर ये सर्किटरी फिक्स कर दें, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। पर बात समझना, मेरे इस रेजिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो आर है ये क्या है, अभी समझो कि अभी तक इसका जन्म नहीं हुआ है, अभी जन्म होने वाला है, मैंने पहले से लिख दिया यहां पर ये एक प्रॉपर्टी है वायर की। इस तरह समझो, हर एक सर्किट की ना अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। मतलब फैन का अपना एक प्रॉपर्टी है, लाइट का अपना प्रॉपर्टी, फोन का अपना एक प्रॉपर्टी है। वो जो सर्किट प्रॉपर्टी है ना उसे हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इस बारे में डिटेल कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। अभी के समझो कोई भी एक पर्टिकुलर बल्ब या पर्टिकुलर एसी या पर्टिकुलर फैन जो भी अगर फिक्स कर दें, अगर ये वोल्टेज बढ़ाया जाए तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाया जाए तो करंट घटेगा, है ना, और कुछ नहीं बदलेगा। और इन लोग हैंड इन हैंड है, ये बढ़ा तो वो बढ़ा, ये घटा तो वो घटा। तो यहां से इन लोग लॉ लिखते हैं। लॉ क्या है भाई? इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एनी गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, विथ द इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट सर्किट, लिख लेना, विद द इंक्रीज, और रादर मेरे को यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों मेंशन करना चाहिए। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट सर्किट, करंट ऑल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज करेस्पॉन्डिंगली। यही कहीं ना कहीं ओम्स लॉ है। ऐसा तब कीपिंग अदर फिजिकल फैक्टर्स कांस्टेंट। बाकी सारे फिजिकल फैक्टर्स का कांस्टेंट रख दिया जाए तो जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो करंट घटेगा, और कुछ नहीं बदलेगा। हाँ या ना, समझ आ रहा है? तो यही है भाई। और इनको जब इक्वेशन से रिप्लेस करना तो अपने यहां पे एक कांस्टेंट लगाए आर, यहीं पर आर जन्म लिया। और इसको लिखने के बाद हम लोग इससे मैंने सोचना स्टार्ट किया, भाई ये आर एक कांस्टेंट था। होता है ना कि जब कहीं पे कोई प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू से रिप्लेस करना तो अपने कांस्टेंट लगाते हैं, तो आर बस वैसे लगाया गया था। और इसी आर को लेकर हम लोग जब एग्जामिन करना स्टार्ट किया तो हम लिखे आर इक्वल्स टू वी बाई आई, और सोचने लगे कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। हाँ ठीक है, बिकॉज आर तो एक कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी बनाने के लिए आर लगाया गया। तो फॉर अ गिवन सर्किट अगर वोल्टेज 10 वोल्ट है और करंट 2 एम्पियर है, ठीक है, फील लो इस बात की, 10 वोल्टेज और 2 एम्पियर। अगर नेक्स्ट टाइम वोल्टेज 20 वोल्ट होगा ना तो ये 4 होगा। क्यों? 10/2 कितना था? 5। यहां 20/4 भी कितना होना चाहिए? 5। ये आर नहीं बदलना चाहिए। वी बदलेगा, आई बदलेगा, पर आर नहीं बदलेगा। यही ओम्स लॉ है एक तरह से, समझ रहा है? वोल्टेज का असर सीधा करंट पर जाएगा, किसी और पर असर नहीं जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम ये अगर हो जाए 40 तो नीचे वाला 8 होगा, ये हो जाए 80 तो नीचे वाला 16 होगा, ताकि रेशो हमेशा 5 रहे। मेरा बोलने का मतलब है जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट v पर डिपेंड नहीं करता है, ना ये i पर डिपेंड करता है, ये v बाई आई के रेशियो पर डिपेंड करता है।
और ये आर एक प्रॉपर्टी पाया गया, इसका नाम हम लोग ने दिया रेजिस्टेंस। हम लोग ने इस प्रॉपर्टी का नाम दिया रेजिस्टेंस। कैसे नाम पड़ा देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान समझो। अगर अपने दो बल्ब लें, जैसे ये तो था एक ही बल्ब के दो या फिर तीन या फिर चार अलग अलग कंडीशन, अगर अपने दो बल्ब लें, एक है R1 और एक है R2, अलग अलग सर्किट मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस, अलग अलग सर्किट मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस। तो अगर R1 बड़ा है R2 से, ध्यान से समझना, अगर R1 बड़ा है R2 से, अगर R1 बड़ा है R2 से और वही वोल्टेज यहां लगाया गया और वही वोल्टेज यहां लगाया गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर, तो होगा क्या, दोनों का V अगर सेम, तो जिसका R बड़ा होगा, जिसका R बड़ा होगा उसके लिए करंट छोटा होगा। फील ले लो इस बात की भाई, फील ले लो, फील लो। अगर V कांस्टेंट है, I छोटा होगा तो R बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो R छोटा होगा, है ना। तो अगर R बड़ा है तो इसके लिए जो I होगा वो छोटा होगा। यस और नो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर R बड़ा होगा, अगर R बड़ा होगा तो I छोटा होगा। मैंने गलती से एरो उल्टा लिख दिया था, पार्डन मी। तो भाई मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, अगर रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो करंट के फ्लो को ज्यादा रुकावट मिलेगा। ये बात निकाल पा रहे हो। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ, रेजिस्ट करना, या फिर इसका एक और पर्यायवाची शब्द क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। पर्यायवाची क्या है इसका भाई, सिनोनिम, एक और नाम क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, रोकना, टोकना। तो भैया ये किसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। किसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। और ये अलग अलग सर्किटरी का अपना अपना होता है, ये बदलता नहीं है फॉर अ गिवन सर्किट। ओम्स लॉ कहता है कि अगर एक सर्किट फिक्स कर दी जाए तो V के बदलने से I बदलेगा पर R पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो इस पर और डिटेलिंग करते हैं। तो भैया ओम्स लॉ क्लियर है, थोड़ा सा इस R पर और बात करते हैं, R पर और बात करते हैं, ठीक है। तो भाई ओम्स लॉ सबको क्लियर होना चाहिए। ओम्स लॉ के बारे में क्या आपने जान गए कि भाई अगर एक सर्किटरी फिक्स कर दी जाए और उसके फिजिकल कंडीशन मतलब क्या हो गया भाई, टेम्परेचर हो गया, आसपास का माहौल हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब कांस्टेंट रख दिया गया। तो अगर अपने वहां पर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा स्ट्रेट अवे और कुछ नहीं बदलेगा। तो अगर हम लोग V वर्सेस I का ग्राफ बनाएं, अच्छा V इधर रखो, I इधर रखो, या फिर I इधर रखो, V इधर रखो, ग्राफ का शेप लगभग सेम रहेगा। देखो कैसे, V क्या है Y पर, I क्या है X, R क्या है, तो Y इक्वल्स टू mx प्लस 0, C है नहीं, तो Y इक्वल्स टू mx, इट्स अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है। तो भाई V Y हुआ, I X हुआ, R क्या है M, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप इज रेजिस्टेंस, स्लोप क्या है, रेजिस्टेंस। तो भैया V बड़ा, I बड़ा, V घटेगा तो I घटेगा, पर ये जो स्लोप है, दिख रहा है स्लोप क्या होता है, एंगल विद द एक्स एक्सिस ना, इंक्लिनेशन, ये नहीं बदल रहा है। जिस वायर में, जिस कंडक्टर में, जिस सर्किटरी में ऐसा ग्राफ फॉलो होता है, उन सर्किटरी को या उन कंडक्टर्स को हम लोग कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है भाई, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, वी आर फॉलोइंग ओम्स लॉ हियर, ठीक है ना भाई, बात समझ आ रहा है। अच्छा, कभी गलती से अगर I वर्सेस V ग्राफ बना दे तो क्या होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, फील लेना, I अगर मेरा Y पर है, I अगर मेरा Y पर है ना, और V अगर X पर है, ध्यान समझना, I अगर Y पर है, V X पर, तो ऐसा बनेगा। तो I हो गया Y, V हो गया X, और 1/R हो गया मेरा M। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है, 1/R। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, 1/R। रखना, I वर्सेस V ग्राफ का स्लोप है 1/R। कैसे, I इक्वल्स टू V/R, तो I की जगह Y लिख दो, V की जगह X लिख दो, 1/R की जगह M लिख दिए। R अगर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, है ना। बस स्लोप का मतलब यहां पे क्या है, 1/R है। और 1/R क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ठीक है। मैं लिख के रख देता हूं भाई कहीं पर, 1/R इज टर्म्ड एज कंडक्टेंस। हम लोग रेजिस्टेंस और बात कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा टाइम दो, बस थोड़ा टाइम दो, ये ओम्स लॉ वाला कहानी कंप्लीट कर लें पहले, ठीक है। एक बात याद रखो, ये ओम्स लॉ ही था जो R को जन्म दिया, इसीलिए इसका यूनिट अगर हम लोग बात करें, इस रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट है ओम। ये सिंबल है ओमेगा, ये ग्रीक के एक अल्फाबेट है, कैपिटल ओमेगा, ठीक है। मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा होता है ना, ये 24 में से एक अल्फाबेट है और ये कैपिटल ओमेगा है। अपने पढ़ते हैं ना, स्मॉल पाई,
कैपिटल पाई, पढ़ते हो ऐसे, स्मॉल डेल्टा कैपिटल डेल्टा पढ़ते हो ना, स्मॉल डेल्टा जैसे होता है ना ABCD स्मॉल कैपिटल दोनों, ये स्मॉल डेल्टा कैपिटल डेल्टा है कि नहीं। तो इस तरह से स्मॉल थीटा कैपिटल थीटा है ना। तो इस तरह से 24 अल्फाबेट है भाई ग्रीक में, ये वन ऑफ देम है। ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस के यूनिट का, ऐसा ही है, CGS में ऐसा कुछ है नहीं रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो अगर बात करें आगे भाई, तो अब अगर नॉन ओमिक कंडक्टर हुआ तो कैसे लिखोगे फिर, समझ रहे, ये जो R है जब वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है तो R भी बदल रहा हो, मान लो, देखो R बदलना नहीं चाहिए पर R कभी बदल सकता है। रीजन क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, बिकॉज मान लो पंखा बहुत देर चल रहा है, चले जा रहा है, तो क्या होगा, पंखा के जो अंदर का कॉइल है वो गर्म होगा तो क्या होता है, फ्लो पे ऑब्स्ट्रक्शन लाता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है बात कर रहे हैं, पर ऐसे सर्किटरी में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जनरली रेजिस्टेंस बढ़ता है विद द इंक्रीज विद द टाइम पासिंग और विद द इंक्रीज ऑफ वोल्टेज। जनरली कभी भी अगर कहीं पर रेजिस्टेंस बढ़े, देखो कैसे बढ़ेगा, इस तरह का स्लोप बदल रहा है, देखो हाँ ये एंगल छोटा है, स्लोप कैसे चेक करोगे, कोई कर्व में स्लोप कैसे चेक करते हो पता है, हम लोग को अलग अलग पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉप करना होता है, और टैंजेंट का जब एंगल बड़ा होता जाएगा मतलब यहाँ पे स्लोप बड़ा हो रहा है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बड़ा हो रहा है। तो ये ग्राफ में दिख रहा है रेजिस्टेंस बड़ा हो रहा है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर। ऐसे भी कंडक्टर होते हैं जहां पर वोल्टेज के बढ़ाने के संग रेजिस्टेंस भी बदले, जो कि आइडियल नहीं है, मतलब रियल केस है। ये तो खुद आइडियल केस है ना, कि ऐसा तो रियल में होता ही नहीं है कि भाई वोल्टेज बढ़ाते रहो और रेजिस्टेंस ना बदले, रेजिस्टेंस तो बदलता है थोड़ा बहुत, अपने आप थोड़ा बहुत हीटिंग हो गई है ना। तो इन्हें कहते हैं ओमिक और इन्हें कहते हैं हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर। जिसके रेजिस्टेंस ना बदले विद द इंक्रीज ऑफ वोल्टेज उसे कहते हैं ओमिक, जहां बदले उसे कहते हैं नॉन ओमिक, याद रखना, ठीक है। ओम्स लॉ कहता है कि भाई वोल्टेज के बढ़ने से सिर्फ आई बढ़ेगा और वोल्टेज के घटने से सिर्फ आई घटेगा, आर पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। आर क्या है, वायर का प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी पर डिटेलिंग करना और अपने शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये एक ब्रिज देता है, ये टॉपिक एक ब्रिज देता है कि हम लोग को एक प्रॉपर्टी सीखने का मौका मिल रहा है। यहां पर प्रॉपर्टी क्या है भाई, रेजिस्टेंस। तो प्रॉपर्टी का नाम देंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं बढ़िया से। कोई भी एक वायर लो और वायर का एकदम मैग्नीफाइड व्यू लेते हैं, समय इसको माइक्रोस्कोप अंदर डाल के देख रहे हैं, समय माइक्रोस्कोप अंदर डाल के देख रहे हैं क्या दिखता है। तो कोई भी कंडक्टर में ढेरों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर न्यूमरस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, लॉइटर कर सकते हैं। अगर यहां पे एक बैटरी लगा दे तो बैटरी क्या करेगा, कोई भी वायर, कोई भी सर्किटरी वायर से बनता है ना, तो सबके लिए एप्लीकेबल है। अब ये प्लस माइनस पोल क्या करेगा, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। क्या लगता है इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, नहीं, इलेक्ट्रॉन भी पहले भी जिगजैग पाथ कर रहे थे, जिगजैग पाथ कर रहे थे। जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो ये लोग क्या हो रहा है कि ना, मान लो एक कोई बच्चे लोग जो यहां वहां दौड़ा भागी कर रहे हैं, पर कोई एक आया जो सबको पकड़ के खींचता हुआ लेके भी जा रहा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज ये प्लस पोलैरिटी है, इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया आस्ते आस्ते, पर टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को। जब लोग खींच रहे हैं तो बच्चे लोग हाथ पैर मार रहे हैं दो सबको कि भाई नहीं जाना है ना। ये जो आपस में धक्का मुक्की मार रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, ये जो अपने दूसरे को टकरा रहे हैं, रोक रहे हैं, नहीं जाना है, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जितना ज्यादा टकराव होगा उतना कम फ्लो कर पाएगा, सोचने वाला बात है, उतना ऑब्स्ट्रक्शन होगा। लॉजिक क्या है, ये रेजिस्टेंस कमा सकते थे अगर ये एरिया चौड़ा कर दे। ये एरिया चौड़ा कर दे तो भाई धक्का मुक्की कम होगा, सब अपना आराम से खुल के जाएगा, है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। पहला बात, रेजिस्टेंस क्या है, वो जो आपस में टकराव हो रहा है, किसके लिए भाई, करंट के फ्लो को रोकने के लिए। तो कोई अगर पूछे व्हाट इज रेजिस्टेंस, मेरे वो पीछे वाले जो एक्सप्रेशंस थे उससे हम लोग समझ सकते थे कि अगर अलग अलग रेजिस्टेंस लिया जाए, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस पर उसी वोल्टेज पर कम करंट फ्लो करेगा। समझ रहे, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पानी हम लोग यहां से छोड़े तब जब यहां पे हिट करता है तो पानी तेज हिट करता है, जब यहां से छोड़े तो कम तेज हिट करता है। तो वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा मतलब करंट ज्यादा फ्लो करना चाहिए। पर अगर वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा रहा, आसपास में फ्रिक्शन ज्यादा रहा, तो पानी का स्पीड उतना हाई नहीं हो पाता है ना। फ्रिक्शन जैसे वहां पे रोकता है, यहां पे वायर में रेजिस्टेंस रोकता है। अब लॉजिकल बात करते हैं, अगर ये एरिया चौड़ा रहेगा तो कम
करंट फ्लो कर पाएगा, ज़्यादा धक्का मुक्की होगा। ठीक है बच्चों, नोट करते चलना। हाँ, रेजिस्टेंस का आई गेस सबको डेफिनेशन समझ आ गया होगा। इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑब्स्ट्रक्ट्स और अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इट विच इट अपोजेस और ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये एक बात हुआ। दूसरा, अगर ये लंबाई लंबा होगा, मैं नोट्स भी होगा तो नीचे शेयर कर दूंगा, पर आप लोग रनिंग नोट्स लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना, रनिंग नोट्स लो, मैं फिर भी नोट्स लिखवा के नीचे शेयर करूंगा मैं लिख के। ठीक है, लेंथ, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लंबा लेंथ वायर होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस छोटा होगा, कम देर धक्का मुक्की करना है भाई। लंबा रास्ता तो लंबा देता है, धक्का मुक्की चलेगा, है ना। और भैया टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इन लोग में ना एनर्जी ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा एक दूसरे से टकराएगा। चौथा बात, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अलग अलग मटेरियल में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। इन सबको क्यूमुलेट करके अगर लिखा जाए तो कहा जाता है द लॉ और द एक्सप्रेशन फॉर आर विल बी रो एल बाई ए, जहाँ पर एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वायर है, ये है क्रॉस सेक्शन, और रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी। एक नया टर्म है, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है मटेरियल और एक है टेम्परेचर। मतलब फॉर अ गिवन टेम्परेचर, फॉर अ गिवन मटेरियल, ये कांस्टेंट है। ठीक है भाई, समझ रहा बात। तो क्या क्या सीखे अपने यहां पर, आर इज इक्वल टू रो एल बाई एम ए। बड़ा एल ज्यादा देते धक्का मुक्की, आर बड़ा एरिया, धक्का मुक्की कम हो जाएगा भाई, जगह खुला रहेगा, आराम से जा पाएगा। और रो ये प्रॉपर्टी है, गिवन मटेरियल और टेम्परेचर पर बेस्ड रहता है। अलग अलग मटेरियल अपना अलग अलग होता है, और उसी मटेरियल का अगर टेम्परेचर बदल दिया जाए तो आयरन का ही मान लो 20 डिग्री पर जो रो होगा, 25 पे कुछ और होगा, 30 पे कुछ और होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है। इन्हीं का नाम रेजिस्टिविटी भी है, और इन्हीं का नाम एक और है, वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी नाम कैसे पढ़ा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है ना। कुछ दिक्कत है तो भाई नीचे कमेंट में बता देना। रो को डिफाइन करने का मन कर रहा है, आर इंटू ए बाई एल। तो कोई बोले कि सर यूनिट, तो भाई यूनिट क्या, आर का यूनिट क्या मैंने बताया, ओम। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर बाई मीटर। सॉल्व करें, क्या हो गया, ओम मीटर। ये हो गया रेजिस्टिविटी का यूनिट। अब डिफाइन करने का मन आया, तो अगर अपने ये एरिया ले ले 1 और लेंथ ले ले 1, तो रो को डिफाइन कैसे करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज क्या, इज डिफाइंड एज, लिख देना इज डिफाइंड एज, उसके बाद का लाइन लिखते हैं, इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, वो डबल एफ मतलब ऑफर्ड आगे लिख देना, ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अगर हम लोग एक वायर लें जिसकी लंबाई भी 1 हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो, तो ये भी 1 ये भी 1, तो जो भी रेजिस्टेंस देगा ये वायर, वही इसकी रेजिस्टिविटी होगी उस टेम्परेचर पे। एट दैट टेम्परेचर लिख देना, एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये एल और ए दोनों 1 ले ले तो जो भी रेजिस्टेंस देगा वही मेरी रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। द वर्ड स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एनीथिंग, है ना। हम लोग यहां पर जो भी सारी बातें सीख रहे हैं ना, ये सारी काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैं बता दूं भाई, आर का उल्टा 1/r का उल्टा होता है सी। सी स्टैंड्स फॉर कंडक्टेंस। जैसे आर होता है ओम, इसका यूनिट होता है मो। ठीक है, मतलब 1/r, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम फ्लो होगा, जितना ज्यादा कंडक्टेंस उतना आराम से करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली इस रो का उल्टा 1/रो का उल्टा होता है सिग्मा। ये एक सिंबल है, जैसे सिग्मा भी ग्रीक अल्फाबेट है, रो एक ग्रीक अल्फाबेट है, सिग्मा भी अल्फाबेट है। ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है ये। ठीक है, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बहुत उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जो भी नाम दे सकते हो, और ये कंडक्टेंस हुआ। ठीक है, यूनिट निकालना आ जाएगा भाई, अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट आती है तो उसकी उल्टी होगी भाई रो, सिग्मा की। ठीक है ना, इस तरीके से सारे टर्म्स हम लोग जान लिए। अच्छा, जो भी बात करो भाई, रेजिस्टेंस जनरली टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है फॉर कंडक्टर्स। कहा जाता है सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है, रादर रेजिस्टेंस घटता है। सेमीकंडक्टर मतलब वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनके तुम्हारे फोन बने हुए हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान जिनकी बनती है, वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस घटता है। इसका जवाब देना मेरे को कमेंट में, ऐसा क्यों होता है।
ठीक है। और कुछ मटेरियल पाए गए हैं अभी रिसेंट में जहां पर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल से घटाने से वहां पर रेजिस्टेंस पूरा जीरो हो जाता है। रिसेंट रिसर्च की चीजें हैं भाई, इन्हें कहते हैं हम लोग सुपर कंडक्टर। हालांकि इन सब पे क्वेश्चन हम लोग के लेवल पर भी नहीं आता है, बस जानकारी लेके रखो। मैंने जो क्वेश्चन पर उससे जवाब देना, टेम्परेचर यहां पर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, ये कौन सी मटेरियल है? सेमीकंडक्टर। ऐसा क्यों? ठीक है। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, विल कीप लर्निंग फ्यू मोर थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। रेजिस्टेंस पर और भी जो बातें करनी होगी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और यहीं से डिस्कशन आगे लेकर जाएंगे। ठीक है। कीप लर्निंग, फील के साथ, मजे के साथ पढ़ते रहो। थैंक यू।